नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हैं दिन भर की वो खबरें जो धाकड़ भी हैं और एक्सक्लूसिव भी। 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई और अब इस हिंसा के आरोपियों को कानून के दायरे में सबक सिखाने के लिए शासन और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने में लगा है। कानपुर के डीएम से लेकर के कानपुर के कमिश्नर तक ने टाइम्स नाउ नवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दोनों ने कहा कि निर्दोषों को डरने की जरूरत नहीं है और यह भी कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कदम जरूर उठाए जाएंगे। अब ऐसे में अनंत, सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि कानपुर में जो दंगाइयों ने जो दंगा भड़काया उसके खिलाफ सख्त कदम आखिर होगा क्या, और आखिर क्यों उसकी सुगबुगाहट इतनी ज्यादा है कि कट्टरपंथी अभी से डरे हुए हैं, जिसमें पीएफआई भी शामिल है। बिल्कुल, यहाँ पीएफआई का नाम मुख्य तौर पर सामने आया, लेकिन पीएफआई से लेकर के जो कथित मौलाना है, जो कथित तौर पर धर्मगुरु खुद को कहते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है। इसका जवाब बाबा का बुलडोजर है, जो कानपुर में हिंसा के बाद दोषियों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतारा जा सकता है और जिसके संकेत भी नैना डीएम से लेकर के कमिश्नर तक ने टाइम्स नाउ नवाज से खास बातचीत की तब दे दिए। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा का वीडियो पूरे देश ने देखा। कानपुर में हुई हिंसा के जरिए योगी सरकार पर दाग लगाने वाली साजिश पूरे देश ने देखी। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर चस्पा कर दिए। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी। लेकिन क्या कानपुर में हुई हिंसा के बाद बाबा के बुलडोजर वाले एक्शन पर आपने यूपी में सबसे बड़ी सुगबुगाहट सुनी? दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के संकेत सबसे पहले कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिए। हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में इस तरह की एक्टिविटी होती है तो बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उस बिल्डिंग को ढहाने के बंदोबस्त किए जाते हैं और कई जिलों में ऐसा हुआ भी है। तो कानपुर जिला प्रशासन क्या इसी दिशा में काम कर रहा है कि अगर कोई इमारत अवैध पाई जाती है, जांच में चिन्हीकरण होता है, तो बुलडोजर से उसे गिराया जाएगा? बिल्कुल, कानपुर प्रशासन ने इस पूरे उसका उदाहरण भी दिया है। पूर्व में बिकरू कांड में भी जहां पर ऐसी चीज़ें निकल कर आई थी, गैंगस्टर एक्ट में जो कार्रवाइयां हुई हैं, लगातार बड़े गैंगस्टर्स पर भी लगातार प्रहार हुआ है। तो इस तरीके की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, सतर्कता से कर रहे हैं और इस बार भी इसके लिए हम लोग योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत ने इसके बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से भी इस संबंध में सीधा सवाल पूछा तो उन्होंने भी इसका जवाब हाँ में दिया और ये भी कहा कि निर्दोष लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपराधी नहीं है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों किसी का बुलडोजर चलेगा? किसी को कहीं पर डरने की जरूरत नहीं है अगर वो अपराधी नहीं है। लेकिन अगर वो अपराधी है, उसने गलत किया है, तो जो कानून के तहत हमको जो पावर्स प्राप्त है वो कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शासन प्रशासन की ओर से दंगे वाले इलाके में वीडियोग्राफी कराई गई है और यहाँ जितनी भी अवैध इमारतें हैं, जहाँ से हिंसा वाले दिन पत्थर चलाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए, उन्हें चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। शुक्रवार को भी क्या इन ऊंची बिल्डिंग्स जो कि अवैध निर्माण है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, 5 से 6 माले की हो चुकी हैं, इनका इस्तेमाल किया गया क्या बम फेंकने के लिए और पत्थरबाजी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जितनी महिलाएं रहती हैं आप सबसे पूछ सकते हो। जहाँ खड़े हुए हमारा मकान है, इस पे ऊपर से पथराव हो रहा था और भद्दी भद्दी महिलाओं को गालियां बकी जा रही थी और बड़ा तरस थी, महिलाएं यहाँ रो रही थी। बड़ा मुश्किल, बड़ी परेशानी की समस्या थी यहाँ पर। कानपुर हिंसा पर अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के जरिए पहचाने गए करीब 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर हिंसा के संदिग्धों की नई फोटो भी इस बीच जारी की गई। पुलिस ने फोटो जारी करके आम लोगों से इनके बारे में जानकारी मांगी। पुलिस ने इससे पहले भी कई आरोपियों के पोस्टर शहर शहर चस्पा किए थे। इन्हीं आरोपियों में से कुछ को बाबा के बुलडोजर के संभावित एक्शन का खौफ ऐसा सताया
पोस्टर के आरोपी नंबर 16 की गिरफ्तारी के बाद आरोपी नंबर 13 ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे अपराधियों में खौफ बढ़ गया है और सियासी रोटी सेकने वाले खामोश हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानपुर हिंसा के बाद बाबा के बुलडोजर एक्शन शुरू होने से पहले ही यूपी के मुसलमानों को भड़काने का खेल भी शुरू हो चुका है। बाबा के बुलडोजर से सबसे ज्यादा कट्टर इस्लामिक संस्था पीएफआई डरी हुई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कानपुर हिंसा में हो रही कार्रवाई पर बाकायदा एक लेटर जारी किया। जिसमें योगी सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि योगी सरकार की ये कार्रवाई स्टेट टेररिज्म जैसी है। इसके साथ ही पीएफआई ने शासन प्रशासन की संभावित बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए। कुछ ऐसी ही भड़काऊ बातें ट्विटर पर एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही। उन्होंने पत्थरबाजी के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। मुस्लिम कार्ड चलकर बेशर्म सियासत की। कट्टर पीएफआई और ओवैसी के अलावा कानपुर हिंसा पर मुसलमानों को भड़काने का नाकाम खेल कानपुर के मौलानाओं ने भी खेला। उन्होंने तो बुलडोजर कार्रवाई पर बाकायदा धमकी तक दी। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो मुसलमानों पर पथराव हुआ तो जवाब में उन्होंने भी पथराव किया। सवाल ये है कि इसकी जांच क्यों नहीं होती। आप सीबीआई से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कराना नहीं चाहते, क्योंकि आपको मुसलमानों को दंगाई बताना है, मुसलमानों को आतंकवादी बताना है, मुसलमानों को पत्थरबाज बताना है। समाज में जहर घोलने वाले ऐसे लोगों से हमें बस एक ही सवाल पूछना है कि जब कानपुर के कमिश्नर और डीएम तक ये बात कई बार बोल चुके हैं कि बुलडोजर एक्शन से निर्दोष लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, तो फिर इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों कानून पर भरोसा न करते हुए लगातार भड़काऊ बातें की जा रही हैं? कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस। जाहिर है कि कानपुर हिंसा अचानक नहीं हुई थी। यूपी को सुलगाने के लिए सोची समझी साजिश थी और साजिश नाकाम हुई। इसलिए पीएफआई जैसी कट्टर इस्लामिक संस्था बेचैन है और जनता पीएफआई और ऐसे मौलानाओं की बेचैनी अच्छे से जान और समझ रही है। कानपुर से आमिर हक और मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। छपा पोस्टर, निकला बुलडोजर। कानपुर हिंसा पर ये ऐलान सुन। इस तरीके की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, सतर्कता से कर रहे हैं और इस बार भी इसके लिए हम लोग योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब चलेगा बाबा का बुलडोजर। क्यों किसी का बुलडोजर चलेगा? किसी को कहीं पर डरने की जरूरत नहीं है अगर वो अपराधी नहीं है। लेकिन अगर वो अपराधी है, उसने गलत किया है, तो जो कानून के तहत हमको जो पावर्स प्राप्त है वो कार्रवाई की जाएगी। कट्टर पीएफआई का बुरा सपना बुलडोजर। दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा। मास्टरमाइंड हयात का डर भयंकर। इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। बुलडोजर से पहले ही शुरू सरेंडर। भड़काऊ भाईजान ने उगला जहर। तो वहां से लोग नमाज पढ़कर निकले तो कुछ भगवाधारियों ने उन पर पत्थर शुरू किए। बुलडोजर फैसला होगा ऑन द स्पॉट।
तो जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, अब बुलडोजर वाला एक्शन फिर से होगा। योगी राज में बुलडोजर एक्शन कब कब हुआ, आइए वो आपको बताते हैं। चाहे पहले कार्यकाल की बात हो अनंत या दूसरे कार्यकाल में। पहले कार्यकाल की बात करते हैं तो मुख्तार अंसारी की जो अवैध संपत्ति थी उस पर एक्शन हुआ, आप लोगों को खूब याद होगा। माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर एक्शन लिया गया। माफिया ब्रजेश सिंह, बबलू श्रीवास्तव की संपत्ति पर बुलडोजर चलाओ। कुल मिलाकर के 25 माफियाओं पर नैना, ये पूरा बुलडोजर एक्शन पहले कार्यकाल में चला। जी हाँ, और अनंत सबसे खास बात यह कि जो पहले कार्यकाल में बुलडोजर वाला एक्शन था वो दूसरे कार्यकाल में भी नजर आया। दूसरे कार्यकाल में भी जमकर बुलडोजर वाली कार्रवाई नजर आई और माफिया अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो और कई ऐसे बड़े माफिया हैं जिनकी संपत्ति जब्त की गई। अतीक की 5 अचल संपत्तियां जब्त की गई और जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जाती है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी की भी 3 करोड़ 50 लाख की बेनामी भू संपत्तियां जब्त की गई और अभी तक 70 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। तो योगी राज 1 हो या योगी राज 2 हो, किस तरीके से माफियाओं के ऊपर नकेल कसी गई है ये आपको आंकड़ों के जरिए नैना हमने बताया। बिल्कुल, और इसी के अलावा उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर है अनंत, जिस पर सभी की निगाहें नजर आती हैं और वो है ज्ञानवापी की। कल वाराणसी कोर्ट ने आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। बीजेपी का आरोप है कि इसी वलीउल्लाह को समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। और नैना दर्शकों को याद दिला दें कि कब बचाने की कोशिश की गई। साल था 2013 उत्तर प्रदेश में। 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ चुकी थी और अखिलेश जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद अखिलेश सरकार ने फैसला किया कि कुछ आरोपियों के केस हटाए जाएं। इन्हीं आरोपियों में वजीउल्लाह भी शामिल था, वलीउल्लाह, जिसे कि अदालत ने कल ही उन आरोपों के जरिए फांसी की सजा तय कर दी और उस वक्त में 2013 में वलीउल्लाह के साथ कई और आरोपी भी शामिल थे। जी और इसी साल 18 फरवरी को अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस का भी फैसला आया जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यानी कि आप ये समझिए कि जो भी दोषी होगा उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, और इन 38 आतंकवादियों में से ऐसे कई आतंकी थे जिन पर से केस हटाने के लिए तत्कालीन अखिलेश सरकारें 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने कई सिफारिशें की थी और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान जो इसे मुद्दा बनाया वो भी सुनने लायक था। आतंकी अखिलेश यादव को मासूम क्यों लगते हैं? अखिलेश आतंकियों को बचाना क्यों चाहते हैं? अखिलेश जनता के साथ हैं या आतंकियों के साथ? ये सभी सवाल बीजेपी की है। बेगुनाहों को बम ब्लास्ट में उड़ा देने वाले आतंकवादी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आतंकवादी नहीं लगते, जिसका ताजा तरीन उदाहरण है आतंकवादी वजीउल्लाह, जिसे कल ही अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साल 2006 में वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में गाजियाबाद की अदालत ने दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 21 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने संकट मोचन मंदिर में विस्फोट और दशाश्वमेध मार्ग पर बम बरामद होने के मामले में वलीउल्लाह को दोषी माना है, लेकिन समाजवादी पार्टी आतंकी वलीउल्लाह को आतंकी नहीं मानती, ऐसा बीजेपी का कहना है। योगी सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया और अखिलेश की समाजवादी सरकार पर आतंकवादियों का हमदर्द होने का आरोप लगाया। सपा सरकार 10 साल पहले चाहती थी कि 15 विचाराधीन कैदी आतंकवादी आरोपों से मुक्त हो, जिनमें वाराणसी 2006 विस्फोट में वलीउल्लाह और शमीम शामिल थे और अब अदालत ने उन्हें मौत की सजा दी। क्या सपा सुप्रीमो बताएंगे कि क्या ये राष्ट्रीय हित में उनका फैसला था? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। 2006 के वाराणसी ब्लास्ट के आतंकी वलीउल्लाह और शमीम को कोर्ट ने सबसे कड़ी सजा दी है, परंतु ये वही आतंकी थे जिनको 2012 में अखिलेश यादव केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। 2012 में समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था कि एक वर्ग विशेष से जो आतंकी आते हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश उनकी सरकार करी। बीजेपी के तमाम सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी के पास एक ही है। जनता की मांग पर समाजवादी सरकार आतंकवादियों को बचाने निकली। सुनिए समाजवादी विचार।
सरकार में मुकदमा वापसी की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत जनता के प्रार्थना पत्र आते हैं, जिस पर सरकार विचार करने के बाद उसको न्यायालय में भेजती है। अंतिम फैसला उस प्रक्रिया में न्यायालय का होता है। न्यायालय उसको देखता है कि ये मुकदमा वापसी योग्य है या नहीं है। हम समझते समाजवादी पार्टी किसी भी आतंक के आरोपी के साथ नहीं खड़ी है और समाजवादी पार्टी में कम से कम कोई आतंक के आरोपी सांसद और विधायक नहीं है। अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में वर्ष 2012 में काबिज हुए थे। सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने वादा किया था, सरकार बनने पर वो देखेगी कि क्या आतंकी गतिविधियों में मुस्लिम युवकों को फंसाया तो नहीं गया। अखिलेश यादव ने मुस्लिमों से केस वापस लेने का वादा किया था। सरकार बनने पर अखिलेश सरकार ने वाराणसी जिला प्रशासन को पत्र लिखा। 14 बिंदुओं के आधार पर केस वापसी के बारे में राय मांगी। वलीउल्लाह के साथ कुछ और आतंकियों से केस वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिका दायर की गयी। 23 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला खारिज कर दिया। बाद में हाई कोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार को फटकार भी लगाई। हाई कोर्ट ने कहा, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो आप क्यों केस वापस लेना चाहते हैं? आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल उन्हें पद्म भूषण भी देंगे। ये बात तो हुई वर्ष 2012 की। 10 साल बाद 18 फरवरी 2022 को अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में फैसला आया। साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में इसी साल विशेष अदालत ने 18 फरवरी को अपना फैसला सुनाया। इसमें 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। जिनको सजा सुनाई गई उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनको समाजवादी सरकार बचाना चाहती थी। साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने इसी साल 18 फरवरी को फैसला सुनाया। इनमें 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। जिनको सजा सुनाई गई उनमें से कई ऐसे थे जिनको समाजवादी सरकार बचाना चाहती थी। इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जबरदस्त प्रचार चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को आतंकी साइकिल कहने में जरा भी देर नहीं लगाई। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमा को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का आरोप निराधार नहीं था। टाइम्स नाउ भारत के पास आरोपी आतंकियों के नाम, समाजवादी पार्टी सरकार की सिफारिश और अदालत की राय के दस्तावेज मौजूद हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो कागज देख रहे हैं उसके दूसरे नंबर पर वही नाम है जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, मोहम्मद तारिक काज़मी। काज़मी पर गोरखपुर में हुए बम धमाके में शामिल होने पर कई धाराओं पर आरोप था। मुकदमे की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के आदेश की तारीख थी 5 मार्च 2013। इस बात का भी जिक्र है कि अदालत ने मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया। तारिक काज़मी पर मुकदमा चला और अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। तारिक काज़मी और खालिद पर बाराबंकी में भी मुकदमा दर्ज था। अखिलेश सरकार ने 18 अप्रैल 2013 को मुकदमा हटाने की सिफारिश की। कोर्ट ने मुकदमा समाप्त करने से इनकार कर दिया। केस चला। काज़मी और खालिद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक काज़मी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में हुए ब्लास्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ ब्लास्ट के आरोपियों को भी अखिलेश सरकार ने बचाने की कोशिश की। 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था। लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कल यानी सोमवार को फिर एक आतंकवादी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।
और इस आतंकवादी वलीउल्लाह को भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार ने 2013 में बचाने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आइए बात कर लेते हैं सलमान खान को मिली धमकी भरी चिट्ठी की, और जिस पर कल हमने आपको अपने शो में दिखाया था कि कैसे सलमान को धमकी के मद्देनजर चिट्ठी मिली और उसमें इसके चलते जो शक की सुई है अपराधी लॉरेंस बिश्नोई पर घूमी, और कैसे उसके बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है इस संबंध में। और नैना, आज बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में सलमान को धमकी भरी चिट्ठी देने से इनकार कर दिया। लॉरेंस ने माना कि पहले उसने कभी सलमान को अपने गैंग के संपत नेहरा के जरिए धमकी दी थी, लेकिन इस बार उसने सलमान खान या उनके पिता सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी नहीं भेजी है। जी हां, और इसी बीच सलमान खान से भी सवाल जवाब किए गए। सलमान खान से पूछा गया, मुंबई पुलिस से पूछा कि जो धमकी भरी चिट्ठी है उसको लेकर क्या आपको किसी पर शक है, तो उस पर सलमान खान की तरफ से जवाब दिया गया, किसी पर शक करने का कोई ठोस कारण ही नहीं है। आपको वो सवाल और सलमान खान के जवाब हम बता रहे हैं। मुंबई पुलिस का सलमान खान से दूसरा सवाल कि आप गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई को क्या जानते हैं। उन्हें सवाल पूछा कि क्या हाल ही में या पहले इनके गैंग से आपको धमकी मिली, तो सलमान ने कहा कि मैं गोल्डी बरार को जानता नहीं हूं और मैं लॉरेंस बिश्नोई को जानता हूं, वो भी कुछ साल पहले के केस में जानता हूं। जी और सलमान खान ने यह भी कहा कि मैं लॉरेंस को उतना ही जानता हूं जितने दूसरे को जानता हूं। इसके बाद में कुछ और सवाल भी मुंबई पुलिस की तरफ से सलमान खान से पूछे गए। मुंबई पुलिस ने पूछा, हाल ही के दिनों में कोई धमकी भरा कॉल या धमकी भरा मैसेजेस, किसी से बहस या झगड़ा आपका हुआ? तो इसका जवाब सलमान खान की तरफ से दिया गया कि हाल में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, कोई धमकी भरा कॉल या मैसेज नहीं आया है, यह बात सलमान खान की तरफ से कही गई है। तो मुंबई पुलिस का अगला सवाल है ना कि क्या किसी ने अनजाने नंबर से आपको यानी सलमान खान को या सलमान खान के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की? तो सलमान खान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की और ना ही मेरे खुद के यानी सलमान खान के पास किसी अनजान नंबर से ऐसा कोई कॉल आया है। बिल्कुल, और ये वो तमाम सवाल जवाब हैं जो सलमान खान से पूछे गए, सलमान ने उसका जवाब दिया। दरअसल अब सिक्योरिटी तो बढ़ाई जा रही है और सभी संदिग्धों की अब तलाश भी की जा रही है, पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। धाकड़ एक्सक्लूसिव में तमाम खास खबरें जारी हैं। यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे लौटेंगे, दिखाएंगे आपको कि भक्ति की शक्ति से आतंक को कैसे चुनौती दी जा रही है। आतंकियों की कायरता पर भारी पड़ेगी आस्था। बट इसके कारण हम लोग रहना तो नहीं छोड़ देंगे ना। स्टिकी बम भी नहीं रोक पाएंगे कदम। ये आस्था होती है कि हमें कोई भी गोली, कोई भी बंदूक हमें वहां पे जाने से रोक नहीं सकती। साजिश जितनी भी कर लो, कम नहीं होगी भक्ति। नहीं सर, हमें कोई डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ सबों को जाना चाहिए, हम माता के दरबार जा रहे हैं। माँ खीर भवानी के जयकारों से गूंज उठी है घाटी। खीर भवानी का हमें तो अपनी स्थान है वो, हम जा रहे हैं, इसमें कोई डर नहीं है। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद, हर बाधा पर होगा प्रहार। माता से यही मांग रहे हैं कि अमन और शांति आए। भक्ति की शक्ति से आतंकवाद को चुनौती। घबराहट तो नहीं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी साथ है सारी। घबराहट बिल्कुल नहीं, घबराहट तो नहीं। कश्मीर में हर हर महादेव भी होगा, माँ खीर भवानी का जयकारा भी लगेगा। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात उस आस्था की जिस पर ना तो धमकियों का असर है और ना ही आतंकी हमलों का असर है।
जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग भक्ति करना छोड़ नहीं रहे हैं। जी हां, आतंकियों को लग रहा था कि उनकी कायराना हरकत से कश्मीरी पंडित डर जाएंगे और घाटी से पलायन कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 1990 में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हीं आतंकियों को चुनौती देने के लिए अब कश्मीरी पंडित जम्मू से घाटी की ओर बढ़ रहे हैं खीर भवानी दर्शन के लिए। और कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मां खीर भवानी के मंदिर में कल से मेला शुरू होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से कश्मीरी पंडित गांदरबल में मां के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, जम्मू से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता वहां पर पहुंचे, गांदरबल से हमारे साथी साहिल हुसैन वहां पर पहुंचे, अपने दर्शकों के लिए मां खीर भवानी पर एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आए हैं। देखिए आखिर कैसे भक्ति की शक्ति से आतंकवाद को चुनौती मिलने जा रही है और जो भक्त हैं वो बिल्कुल बेखौफ है। मां के भक्तों का ये नारा सीधे सीधे आतंकवाद को खुली चुनौती है। बसों की ये कतार आतंकी साजिश रचने वालों के मुंह पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं। इन बसों में बैठकर जम्मू के सैकड़ों हिंदू गांदरबल में मां खीर भवानी के दर्शनों के लिए रवाना हो रहे हैं। मंगलवार को जम्मू से हिंदुओं का जत्था मां खीर भवानी के मेले के लिए रवाना हुआ। 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 50 बसों में हिंदू मां खीर भवानी मंदिर में लगने वाले सालाना मेले के लिए जयकारों के साथ निकल पड़े। क्या महिला, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, सभी के मन में श्रद्धा और भक्ति का ज्वार दिख रहा था। किसी की भी आंखों में आतंक से भय का निशान भी नहीं था। जब बात आस्था की हो, कोई भी गोली या बंदूक, कोई भी आतंकवादी कश्मीरी हिंदुओं को अपने मंदिरों से दूर नहीं रख सकता। आप देख सकते हैं इस समय हजारों की तादाद में कश्मीरी हिंदू खीर भवानी के लिए जा रहे हैं। वहां पे माथा टेकेंगे और एक बार फिर से दुआ करेंगे कि कश्मीर में अमन और अमान हो। जहां एक तरफ पाकिस्तान और उनके भाड़े के आतंकवादी वहां पे खून खराबा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीरी हिंदू वहां पे माथा टेकेंगे और ये दुआ करेंगे कि जो लोग गलत रास्ते में लगे हैं वो सीधे रास्ते में पड़ जाएं। टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता प्रदीप दत्ता ने खीर भवानी मेले के लिए जा रहे इन श्रद्धालुओं से बस के अंदर बात की। आप भी सुनिए श्रद्धालुओं को और खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये कैसे अपनी आस्था से सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं को खुली चुनौती दे रहे हैं। नहीं, कुछ डर नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि चलो हम आज और भी जा रहे हैं खीर भवानी मंदिर, हमें तो अपनी स्थान है वो, हम जा रहे हैं, इसमें कोई डर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कोई घबराहट किसी मन में? घबराहट तो नहीं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी साथ है सारी। घबराहट बिल्कुल नहीं? घबराहट तो नहीं हो रही। और वहाँ पे जाके क्या दुआ करेंगे? दुआ ही करेंगे हालात ठीक हो जाए सारे। नहीं सर, हमें कोई डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ सबों को जाना चाहिए। हम माता के दरबार जा रहे हैं, हमारी मातृभूमि है वो, तो हमें किसी से डर नहीं है, सभी को जाना चाहिए। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला किया। टारगेट किलिंग में कई हिंदुओं को जान से हाथ धोना पड़ा, चाहे वो राहुल भट्ट हो या फिर बैंक मैनेजर विजय कुमार या फिर रजनीवाला। इस साल अब तक टारगेट किलिंग की 20 से ज्यादा वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई हैं। इन 20 हमलों में 22 लोग मारे गए। इनमें पुलिस कर्मचारी, शिक्षक, सरपंच, दुकानदार और मजदूर शामिल थे। इन बेगुनाहों की जान लेकर आतंकवादियों ने कोशिश की थी कि वो कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के दिल में दहशत पैदा कर देंगे, लेकिन जम्मू से मां खीर भवानी वाले भक्तों की ये संख्या बताने के लिए काफी है कि इनके मन में आतंक का इंच मात्र भी खौफ नहीं है। आप देखिए कितनी ज्यादा गाड़ियां, मैं जहां पे भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको गाड़ियां नजर आएंगी। देखिए एक बार फिर से एक करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो लोग यही चाहते थे कि वहां पे कश्मीरी हिंदुओं के और हिंदुस्तानियों के पद चिन्ह रहे, लेकिन एक बार फिर से कश्मीरी हिंदुओं ने यह दिखा दिया कि हम जो आपने 1990 में देखा, हम बिल्कुल अलग हैं। कश्मीरी हिंदू 2022 का बिल्कुल अलग है। इन्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। आप टारगेटेड किलिंग करें, बाइक का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें, हम जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार जा रहे हैं। इन हिंदुओं के जोश और जज्बे को देखकर हर हिंदुस्तान ये समझ जाएगा कि इनके दिल में सिर्फ हिंदुस्तान के अमन चैन की उम्मीद है और जुबां पर मां का जयकारा। श्रीनगर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में है कश्मीर में हिंदुओं की
आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान मां खीर भवानी मंदिर। गांदरबल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बना है ये मंदिर। ये कश्मीरी पंडितों के लिए भी सबसे पवित्र तीर्थ है। हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर यहाँ लगने वाला मेला कश्मीरी पंडितों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। कश्मीर घाटी के अंदर गांदरबल के तुलमुल इलाके में माता खीर भवानी का मेला अब 2 साल के बाद यहाँ पे कल मुनक़द होगा। हम इस वक्त तुलमुल गांदरबल में हैं और माता खीर भवानी के बिल्कुल मंदिर के अंदर है। ये मंदिर जो है हिंदू धर्म से जुड़े लोगों और ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडितों की आस्था का एक अहम मरकज़ है। यहाँ हर साल मेला लगता है। माता की दर्शन के लिए हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूजा होती है क्योंकि ज्येष्ठ अष्टमी जो जेठ महीने की शुक्ला पक्ष की जो अष्टमी आती है, उस दिन हनुमान जी श्रीलंका से माता को जहाँ ले आए थे जल के रूप में। ये जल रूपणी माता पार्वती है। यहाँ पर जो है खीर भवानी में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, ये उनकी कुल देवी माता है। वो सब यहाँ पर माता को मानते हैं और बहुत बड़ी इस माता की मानता है और सभी लोग इसको मानते हैं। मां खीर भवानी मेले के लिए प्रशासन और सरकार की ओर से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मंदिर परिसर के चारों ओर अर्धसैनिक बल और सेना के जवान मुस्तैद हैं। हर आने जाने वालों की कड़ी निगरानी की जा रही है। वैसे तो हर साल इस जगह पर मां खीर भवानी का मेला लगता था, लेकिन कोरोना की वजह से बीते 2 साल से यहाँ मेले पर पाबंदी थी। अब 2 साल बाद इस मंदिर में फिर आस्था का मेला लगने जा रहा है। फिर से यहाँ पर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित इकट्ठा हो रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीरी पंडित यहाँ मां खीर भवानी के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की कई वारदात के बावजूद यहाँ आए श्रद्धालुओं के मन में कोई डर नहीं है। मर्स फैलाते हैं कि ऐसा है जी, हम नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब गलत है। आपने खुद देखा कि लोग आ रहे हैं एज इट इज़ अपनी तरह से। हाँ, शाम तक आप विजिट कर दीजिए, शाम तक आप खुद ही दूध का दूध, पानी का पानी पता चलेगा। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, पूरे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आके यहाँ पे सभी जितने हमारे हिंदूवासी हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सबकी सुख शांति के लिए दुआएं करते हैं यहाँ पे आके। हम आए हैं पठानकोट से और हमें बहुत अच्छा लगा। हम सेकंड टाइम यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आ रहे हैं लोग, श्रद्धालु आ रहे हैं, मज़े से अपने पूजा पाठ करके वापस भी जा रहे हैं, कोई रुक भी रहा है। 3 साल पहले 2019 में मां खीर भवानी मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ था। उस साल इस मंदिर में 55,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित आए थे और दावा किया जा रहा है कि इस बार 2019 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2021 में मां खीर भवानी के मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह भी दर्शन करने के लिए आए थे। गांदरबल मंदिर में एक प्रसिद्ध कुंड है। इस बारे में कहा जाता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई आपदा या विपदा आने वाली होती है तो इसके पानी का रंग बदल जाता है। 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे टारगेट किया गया, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया, तो कश्मीरी पंडितों के अनुसार, उनके मुताबिक इस पानी का रंग जो है वो लाल हो गया था। अब कल यहाँ पे जो है माता खीर भवानी मेला होने वाला है। प्रशासन ने तमाम तरह के जो इंतजामात है वो कर दिए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। और कल होने वाले इस मेले के बाद इस चश्मे का जो रंग है, इसके पानी का जो रंग है, वो आने वाले वक्त के लिए बताएगा कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है किस तरह के हालात रहेंगे। गांदरबल के इस पौराणिक मंदिर के जरिए कश्मीरी पंडितों ने आतंकवाद को चुनौती देने की ठान ली है। अब जब बुधवार को मंदिर में भव्य मेला शुरू होगा तो आस्था का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मां खीर भवानी मंदिर से आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को खुली चुनौती देने के लिए कश्मीरी पंडित निडर होकर तैयार हैं। जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ गांदरबल से साहिल सुहेल, टाइम्स नाउ नवभारत।
दरअसल कश्मीरी पंडितों के लिए मां खीर भवानी का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। आखिर मां खीर भवानी पर पौराणिक मान्यता क्या है, आइए वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि लंका का राजा रावण देवी खीर भवानी का भक्त था। मां खीर भवानी की मूर्ति लंका में स्थापित थी। सीता अपहरण से खीर भवानी रावण से नाराज हुई और मां खीर भवानी ने हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ने मूर्ति की स्थापना कश्मीर के तुलमुल में जाकर की। जी हाँ, और जो मंदिर परिसर की अगर बात करें तो मंदिर परिसर के लिए भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में एक बेहद चमत्कारिक कुंड है जो आपदा से पहले पानी का रंग बदल देता है, इस तरह का भी दावा है। का अलग अलग मान्यताएं हैं। एक विशेष आस्था का केंद्र खीर भवानी को लेकर रहता है। आतंक का खतरा जिस तरह से इस पूरे मेले पर अभी तक देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेले पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि अमरनाथ यात्रा पर भी इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल नैना, और दर्शकों को बता दें कि 2 साल बाद होने जा रहा है कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 30 जून की तारीख तय की गई जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, लेकिन आतंकवादी इस यात्रा में विघ्न डालने की फिराक में है। जी, अमरनाथ यात्रियों पर स्टिकी बम वाले हमले का खतरा है, लेकिन भोले भंडारी के भक्त हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आतंकियों को चुनौती दे रखे हैं कि इस बार घाटी में हर हर महादेव जरूर गूंजेगा। इसको लेकर बड़ी तैयारियां भी की गई हैं। 30 जून से कश्मीर घाटी में हर हर महादेव। भोले के भक्तों को नहीं रोक पाएगी गोली और स्टिकी बम। अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब जम्मू से लेकर अनंतनाग तक और बालटाल से लेकर पहलगाम तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 2 साल बाद हो रही अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नापाक नजर है। आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की प्लानिंग शुरू की, तो वहीं सुरक्षा एजेंसीज ने भी आतंकियों की प्लानिंग को नाकाम करने का काम तेज किया। जम्मू कश्मीर के कानाचक में बीती रात बीएसएफ जवानों ने गश्त के दौरान एक ड्रोन को स्पॉट किया। ये ड्रोन सीमा पार से भारत में दाखिल हुआ। जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। ड्रोन में लटकी एक चीज नीचे जमीन पर आ गिरी। सुरक्षा बलों को 3 टिफिन बॉक्स मिले। इन बॉक्स के अंदर विस्फोटक रखे थे। विस्फोटक में टाइमर भी लगा था और यह विस्फोटक आतंकियों का नया हथियार था। उस नए हथियार का नाम है स्टिकी बॉम्ब। देखिए, ये इलाका सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर है और अब आप यहाँ की टोपोग्राफी देख लीजिए। यहाँ पे कई झाड़ियां हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ झाड़ियों के पीछे कोई शख्स छुपा रहता और वो इस तरह बैठा रहता और इंतजार में रहता कि कब ड्रोन की तरफ से ड्रॉपिंग होगी। और देखिए, यहाँ पे अगर कोई छुप भी जाए तो किसी को कोई नजर भी नहीं आएगा। आप देखिए, यहाँ पे छुपा रहता और उसके बाद वो यहाँ से निकल कर आता, यहाँ से आईडी उठाता और उस आईडी का इस्तेमाल करना था आने वाले दिनों में। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और विस्फोटकों की डिलीवरी की साजिश लंबे वक्त से की जा रही है, लेकिन अब जब अमरनाथ यात्रा में बेहद कम वक्त बचा है तो इन विस्फोटकों की बरामदगी को अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी साजिश से जोड़ा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार जब ड्रोन के जरिए स्टिकी बम सीमा पार से गिराया गया। 2 साल बाद इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली। अमरनाथ यात्रा में इस साल करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। अमरनाथ यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होने वाली। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने मुस्तैदी बढ़ा दी और जम्मू कश्मीर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास निर्देश जारी किए। सुरक्षा कर्मियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों से कहा है कि आप एक दूसरे से एक डिस्टेंस बनाकर चलिए। सुरक्षा बलों की गाड़ियों और तीर्थयात्रियों की गाड़ियों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ तीर्थयात्रियों की मैनेजमेंट ने भी खास आदेश दिए हैं कि किसी भी गाड़ी को लावारिस न छोड़ा जाए, क्योंकि लगता है कि आतंकवादी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टिकी बम की बरामदगी के बीच आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने भी पिछले दिनों एक चिट्ठी जारी की और अमरनाथ यात्रा नहीं शुरू करने की धमकी दी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कश्मीर घाटी में हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये स्टिकी बॉम्ब ड्रोन के जरिए भेज रहा है और ड्रॉपिंग करके उनके जो अपने ही
जो उनके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके जरिए ये घाटी के अंदर पहुंचाना चाह रहा है। उसके अलावा जम्मू के खिते के अंदर भी ये स्टिकी बॉम्ब्स अपने जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वहां पे उनको देना चाह रहा है, ताकि अमरनाथ यात्रा जो है उसके अंदर खलल पड़े, उसके अंदर दहशत फैले और अमरनाथ यात्रा जो है टोटली फेल हो जाए। खतरा बड़ा है, लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी। आतंकी नए नए हथियारों के जरिए अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और भोले के भक्तों की हिम्मत के आगे हर साजिश नाकाम होगी और इस बार धूमधाम से कश्मीर में अमरनाथ यात्रा निकलेगी। प्रदीप दत्ता, जम्मू, टाइम्स नाउ नवभारत। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आइए अब आपको हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन मथुरा के बारे में बताते हैं। अयोध्या और काशी के बाद अब योगी ने ब्रजधाम की परिक्रमा की है। सवाल है कि क्या योगी के दौरे से नई उम्मीद जगी है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने के बाद हर रोज 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपने काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ता पहले काशी और मथुरा को लेकर यह बड़ा बयान दिया था और 1 हफ्ते बाद ही योगी आदित्यनाथ कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। मथुरा वृंदावन के 2 दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। इससे पहले बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। योगी मथुरा से पहले अयोध्या और काशी का दौरा भी हाल ही के दिनों में कर चुके हैं। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम के गर्भगृह की पहली शिला रखी। तो काशी में जगमवाड़ी मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब जबकि योगी मथुरा में थे तो इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा समय श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे जुड़े विकास योजनाओं की प्रगति को देखने में दिया। जितने भी सांस्कृतिक शहर हैं उनको एक टूरिस्ट स्पॉट के बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी विकसित करने का एक पूरा जो योजना है वो योगी आदित्यनाथ सरकार की पिछले ही कार्यकाल से रही है। तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ेंगे। 24वीं बार जो है वो मथुरा पहुंचे हैं। इस दूसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा जो है पहला दौरा जो है उनका मथुरा का यहाँ पर लगा है और कल जो दर्शन उन्होंने किए बांके बिहारी में, उसके बाद उन्होंने एक बड़े पैथलैब का उद्घाटन किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार मथुरा आए। काशी के कायाकल्प और अयोध्या में बड़ी परियोजनाओं पर चल रहे काम के दौरान योगी आदित्यनाथ की नजर ब्रिज क्षेत्र के विकास पर भी है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना सहित ब्रिज के सभी तीर्थ स्थलों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जोर दिया। जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में लगातार याचिकाएं और प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई की जा रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां का दौरा अहम माना जा रहा है। मथुरा से गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत।